नमस्कार दोस्तों, जेएम फिजिक्स 2016 के कुछ मैथमेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पे डीपली एनालाइज कर रहे हैं और उसके सॉल्यूशन अप्रोच को देख रहे हैं। इसके पहले भी इसका वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन उसमें ब्लड इमेज आने की वजह से इसको फिर से बनाया गया है। मगर इस वीडियो में कुछ दूसरी मेथड्स के द्वारा भी सॉल्यूशन बताए गए हैं क्वेश्चनों के। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आई। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में दिया हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है उसके रूप में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, a प्लस आई बी के रूप में, जहाँ a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। और किसी भी ग्राफिकल नोटेशन में ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी के अनुसार ये x एक्सेस रियल एक्सेस कहलाती है और y एक्सेस इमेजिनरी एक्सेस होती है। तो जब हम a प्लस आई बी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो a और b की जो वैल्यू के अनुसार आई बी और a, आई बी और a के वैल्यू को रिप्रेजेंट, जो वैल्यू आएगी a और b की, उस वैल्यू के अनुसार हम कौन सा ग्राफ इसमें सही बैठ रहा है वो हम बता सकते हैं। उस ग्राफ में कौन सा पॉइंट, जैसे a प्लस आई बी, अगर हमारा वैल्यू a की वैल्यू 0.5 आई, b की वैल्यू 0.5 आई, तो ये बेसिकली यही ग्राफ सही होगा उस समय, क्योंकि पॉइंट को ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एक क्वेश्चन ये था, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है 1 माइनस आई, हम इसको कन्वर्ट करेंगे a प्लस आई बी के रूप में। तो हम क्या करेंगे, a प्लस आई बी के रूप में जनरली जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो i रहता है हमको उसको हटाना रहता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई का इंटू डिवाइड कर दिए, तो ये 1 प्लस आई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज प्लस हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में हाफ प्लस आई बाय 2, दैट इज हाफ प्लस हाफ आई, 0.5 प्लस 0.5 आई। यहाँ पे ए की वैल्यू 0.5 है, बी की वैल्यू 0.5 है, तो ए की वैल्यू 0.5 ये, बी की वैल्यू 0.5 ये। तो इसका रिप्रेजेंट, ये पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में ही लाई कर रहा है ना। तो इसका सही आंसर ए ही होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है ना, पॉइंट लाई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, ये बोल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन था, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इस लीनियर इक्वेशंस जो दिया हुआ है, इस लीनियर इक्वेशन की आइगन वैल्यू को बताना है। एक तो होमोजेनियस इक्वेशन है क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में 0 0 दिया हुआ है, कांस्टेंट अगर कोई वैल्यू दी रहती है तो ये नॉन होमोजेनियस रहता। तो बेसिकली ये ये लीनियर इक्वेशन के रूप में, तो उसको पहले इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स को निकालेंगे अपन, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बन जाएगी उसकी हम आइगन वैल्यू निकालेंगे। और उसको भी निकालने के दो तरीके होते हैं, कॉन्वेंशनल अप्रोच लगा दो, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर दो और उसको लैम्डा को सॉल्व कर लो, जो भी उसकी लैम्डा आएगा वो हो जाएगा उसका आंसर। और आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो ऑप्शंस को ही सेटिस्फाई करके देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ए डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई में जो भी डिटर्मिनेंट, जो भी आप जो पेयर्स लेना चाहते हैं उसमें पेयर को सेटिस्फाई करके देख लो। a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 है, तो 0 के इक्वल होना चाहिए। लैम्डा की ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे कि वो उसका राइट हैंड साइड में जो 0 है वो भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाए, मतलब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। तो हमें किस लैम्डा के लिए ये ऐसा होगा, तो अपने ऑप्शंस को पुटअप करके भी देख सकते हैं। इसको अपन प्रॉपर्टीज के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब दोनों इक्वेशन को आप सेटिस्फाई कर लो ऑप्शन से, या दोनों जो इक्वेशन बनेंगे उसको सॉल्व कर लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 के लिए। तो जो भी आपको उचित लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना भी आपको आपका जिसमें भी आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन का यूज़ भी कर लेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा है, और आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो भी ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो पहले अपन ने इससे क्या किए, मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया है ना। ये 2/1 की मैट्रिक्स है, 2/1 की मैट्रिक्स है। इससे हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स को अलग कर लिया है ना। 1 I 1 और XY, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/1 की मैट्रिक्स है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगेन 2/1 की मैट्रिक्स ही बन जाएगा ना। तो इसका देखिए 1x प्लस 1y, ये एलिमेंट मिल गया। ix प्लस 1y, ये एलिमेंट मिल गया, मतलब 2/1 की मैट्रिक्स बन गई। और ये 0 0 है। तो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती ये वाली है। ये वेरिएबल है जिसको निकालना रहता है, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट वेक्टर सॉरी, है ना। तो आपको यहाँ पे ए पता लग गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स से। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ मेथड्स है, आई मीन 3 मेथड, या तो ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो। हमने तो इसका ईजी करने के लिए आपको ये लगता है कि हम प्रॉपर्टी लगा दे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए है ना, 1 माइनस आई का स्क्वायर दैट इज 2। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होता है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1 बन गई। और ट्रेस होता है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आइगन, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होता है, इसको हम ट्रेस भी बोलते हैं है ना। 1 + 1 2 हो जाएगा। दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों इक्वेशन को आप तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर लो, या एक से वैल्यू निकाल के लैम्डा 1 2 की वैल्यू निकाल के लैम्डा 1 में पुटअप, ये लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लो इससे एक इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन पुटअप कर दो। तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 2 है, तो लैम्डा 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 माइनस लैम्डा 1, और इसको अपने इस पे पुटअप कर दिया इक्वेशन 1 में, है ना। ये इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कर लिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 8, 4ac दैट इज 4a 1 है, c 2 है, 4 2 8, ठीक है। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो इसका जो 1 प्लस माइनस 1 आए, तो इसके दो रूट्स आ जाएंगे, 1 प्लस आए 1 माइनस आए, 1 प्लस आए 1 माइनस आए, 1 प्लस आए 1 माइनस आए, मतलब डी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन था कंसिस्टेंसी के ऊपर। इसमें लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और नॉन होमोजेनियस है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 1 1 1 है, 0 0 0 नहीं है। होमोजेनियस रहता तो हमें 0 0 हो जाता। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, बी है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सिंगल नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, सिंगल मतलब यूनिक ही होता है, सिंगल नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सी है इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इक्वेशंस, डी ऑप्शन है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड ओनली अ ट्राइवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट, ये बी और डी ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे दोनों ही एक सा दिखता है। तो नॉन ट्राइवियल का मतलब ये होगा और ट्राइवल का मतलब ये होगा। नॉन ट्राइवियल का मतलब कोई एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू होगी सम अदर देन 0, हो सकता है एक हाथ 0 भी आ जाए उसमें, लेकिन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 ही होगी, और अगर 0 भी आती तब भी कंसिस्टेंट तो होगा वो, है ना। तो
कंसिस्टेंट 2 है, 3 कंसिस्टेंट है, 1 इनकंसिस्टेंट है ना ऑप्शन में। तो इसको अपन 2 मेथड से देखते हैं, एक क्रैमर रूल से और एक मैट्रिक्स मेथड से, है ना। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ कंसिस्टेंसी चेकआउट, किस तरीके से कंसिस्टेंसी चेकआउट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं और उसकी रैंक देखते हैं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, दैट इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती क्या हम बताएंगे बाद में। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अगर बराबर हो जाए, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है क्वेश्चन में, तीनों अगर बराबर हो जाए तो वो उस समय कंसिस्टेंट होगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन यूनिक की होगा। रैंक निकालते तो आपको आती है, रैंक क्या होती है, डिटर्मिनेंट। आप सॉल्व करेंगे मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को आप रैंक बोलते हो, है ना सिंपली। तो नॉन जीरो रो निकालने के लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, वो कई बार कॉम्प्लेक्सिटी गलती कर देते हैं कैलकुलेशन में। तो बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप फिर डिटर्मिनेंट से निकाल के देख लिए। जैसे 3/3 की डिटर्मिनेंट दी हुई है, उसकी रैंक निकालना है। 3/3 मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3/3 की है, तो उसका ऑर्डर तो 3 हो गया, एक पता लग गया। अब उसकी डिटर्मिनेंट चेकआउट करना है। तो 3/3 की डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए आप पहले उसको डिटर्मिनेंट निकालें, और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाती है तो ऑर्डर मैट्रिक्स की तो 3 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, तो उस समय उसकी रैंक भी 3 होंगी। लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हुआ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3/3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करने में 0 आ जाए, तो रैंक 3 से कम होगी। तो क्या करेंगे अपन उसमें, 3/3 के बाद फिर 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे ऑर्डर की, 3/3 से, तो 4 पेयर बन जाएंगे 2/2 मैट्रिक्स के। और चारों पेयर में से किसी एक की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी अगर नॉन जीरो आती है तो उसकी रैंक 2 कहलाएगी उस समय, है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है लेकिन रैंक 2 कहलाएगी। और अगर चारों की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो उसकी रैंक 2 से भी कम होगी, मतलब अब उस समय 1 होगी, है ना। इस तरीके से अगर 4 है तो 3 के लिए, 4 के लिए अगर नॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व कर रहे हैं और नॉन जीरो हो जाती है तो उसकी रैंक तो 4 हो जाएगी। 4 अगर 4 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के बाद फिर 2 के लिए करेंगे। अगर ऐसा लास्ट तक चेकआउट करते रहते हैं। तो बेस्ट यही रहती है कि जिस अच्छा तब माना जाता है कि अपना रैंक जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स उसमें डिटर्मिनेंट निकालो और नॉन जीरो मिल जाए तो उतनी रैंक हो जाएगी, ईजी होता है। लेकिन एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। सेकंड है रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दोनों बराबर तो है लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है उससे कम है, तब भी कंसिस्टेंट होगा और इस समय इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ढेर सारे सॉल्यूशन होंगे, ढेर सारे सॉल्यूशन मतलब कि एक सॉल्यूशन से अधिक सॉल्यूशन होंगे कुल मिलाकर, है ना। एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू हो सकती है ढेर सारे। तो अगर ऐसा हुआ मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी तो बराबर है लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से कम है, तो इस पे ये हमें एक डेफिनेशन बताती है इस समय नलिटी की। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे बता देते ताकि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन इस रूप का आए तो आपको बन जाए। नलिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक। ऑब्वियसली रैंक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो 3 है और यहाँ पे 3 से कम होगी, चाहे वो रैंक 1 हो जाए, दोनों की एक एक रैंक है, या 2 हो, लेकिन n से तो कम है ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक नलिटी कहलाएगी, है ना। नलिटी ये बताती है कि हम कितने आर्बिट्री वैल्यू को मन से कितनी वैल्यू को हम आर्बिट्री उसकी वैल्यू को चूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड।
जैसे हमें मान लो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है और रैंक अगर 2 आती है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को मन से चूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मन से चूज कर सकते हैं, तो इसलिए कुछ भी मन से चूज कर सकते हैं अपन, तो इसलिए इस बोलते हैं कि अपन अलग अलग वेरिएबल्स चूज करने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास इस समय तो ऑर्डर 3 है, मतलब 3 इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन आपके पास इक्वेशन 2 ही बनेंगे क्योंकि रैंक इसकी 2 आ रही है। तो आप एक्स वाई जेड में से किसी एक वेरिएबल को मन से चूज कर सकते हो, और उसको जैसे एक्स को चूज कर लिया और वाई जेड के फिर 2 इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम कितने वेरिएबल को चूज कर सकते हैं, अगर रैंक दोनों की या रैंक एक आती, एक है रैंक मान लीजिए, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो 3 है, तो आप उसमें एक्स वाई जेड में से 2 वेरिएबल को मन से चूज कर सकते हैं, है ना। एक्स और वाई को चूज कर लिए मन से, तो जेड निकाल लिए। तो इसलिए बोलते हैं इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि आप मन से आर्बिट्री मन से कोई भी वैल्यू चूज कर रहे हैं। इस समय कंसिस्टेंट तो होगा, दोनों बराबर है, लेकिन तीसरे केस में रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर रैंक ऑफ ए भी बराबर नहीं है, तो इस समय इनकंसिस्टेंट होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये प्रोसीजर होगी चेकआउट करने की, ये मैट्रिक्स मेथड के द्वारा है। क्रैमर रूल्स के द्वारा भी होती है, वो हम बताएंगे बाद में। अभी इसके बाद इसको सॉल्व कर ले। तो पहले अपन ने x प्लस वाई इजिकल टू 1 है, वाई प्लस जेड इजिकल टू 1 है, एक्स प्लस जेड इजिकल टू 1 है। तो x प्लस वाई मैट्रिक्स रूप में लिख दिया है, 2/1 की मैट्रिक्स, 3/1 की मैट्रिक्स है, 3/1 की मैट्रिक्स है, 3 रो 1 कॉलम। तो x प्लस वाई जेड नहीं है तो 0 जेड लगा दिए, 0 x कर दिए, 0 वाई कर दिए, है ना। अब ये तो है, इसको अलग कर दिए ना, इससे अपन ने कोफिशिएंट्स को अलग कर लिए, 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, और ये 3/1 की मैट्रिक्स है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा 3/1 की मैट्रिक्स, है ना। तो अपन ने ए एक्स इजिकल टू बी के रूप में लिख दिया, तो ये कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, वेक्टर भी बोलते हैं कई बार। और इसको अपन ने इस रूप में जमा के लिख दिया, ए डैश 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 बी, तो ये कहलाती एगमेंटेड मैट्रिक्स। अब लेकिन एगमेंटेड मैट्रिक्स तो 3/4 की बन गई, हमको रैंक निकालने के लिए 3/3 की ही जरूरत रहती है। तो जब हम रैंक निकालेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो हम ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन लेंगे, और ये तो पूरा कॉम्बिनेशन ए का है एलिमेंट, है ना। तो मैट्रिक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो गई, और एगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे तो हम ये पूरा पूरा एलिमेंटल कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है ना। तो एगमेंटेड मैट्रिक्स में हमको क्या करते हैं, हम इजी करने के लिए या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, 2 चीज़ें इसमें भी आपको पता लग गया, रैंक ये हो गई, इसकी रैंक निकालो और इसकी रैंक निकालो, है ना। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है दोनों केस में, ऑर्डर मैट्रिक्स तो 3 हो गई, तो दोनों रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी और ऑर्डर मैट्रिक्स तीनों बराबर हो जाएगी, तो उस समय वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, डायरेक्टली पता लग जाएगा। लेकिन इजी करने के लिए कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 लाते हैं, इसको हम एक्विलियन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 लाने के लिए हम एक ऑपरेशन लगाते हैं इसमें, R3 को R3 माइनस R1 करते, तो इससे क्या हो जाएगा, ये इस पर चेंजेस नहीं आने वाला, इस पर चेंज नहीं आएगा, R3 में ऑपरेशन लग रहा तो केवल R3 में चेंज आएगा रो में, तो R3 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा,
ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन और लगा देते, इस दोनों को जोड़ देते, R3 प्लस R2, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो देखो ये एक्विलियन फॉर्म बन गया, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 हो गए, है ना। अब आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना इसकी। ये जो मैट्रिक्स है रैंक ऑफ ये हमारी मैट्रिक्स ए कहलाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और एक्विलियन मैट्रिक्स के लिए हम क्या ये सॉरी एगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए हम ये पूरा कॉम्बिनेशन लेंगे, तो रैंक निकालते ए की। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले, तो पता लगा डिटरमिनेंट कितनी आती, इसको सॉल्व करना है हमें ना, ठीक है ना। 1 ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 1 जा 2 माइनस 0 माइनस 1, ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी ये 0 हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 आ रही है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट, तो इसकी रैंक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 ही इसकी रैंक कहलाएगी, ठीक है ना। अब रैंक ए बी की रैंक निकालेंगे एगमेंटेड मैट्रिक्स की, तो अगेन हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे मैट्रिसेस का, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ये छूटेगा छूटेगा, 1 1 जा 1 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। 1 के लिए सॉल्व करेंगे, ये छूटेगा, ये छूटेगा, 2 1 जा 2, तो ये इसका 1 आ जाएगा आंसर, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो ऑर्डर मैट्रिक्स कितनी है, 3 की है ना, और रैंक भी 3 है ना। तो रैंक ए की, रैंक ए बी की और ऑर्डर मैट्रिक्स तीनों बराबर है, तो ये कंसिस्टेंट होगा और इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक के सॉल्यूशन कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें पता लग गया कि यूनिक की सॉल्यूशन होगा और एक सॉल्यूशन होगा, और चूंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रही है तो ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, है ना। डिटरमिनेंट भी अगर नॉन जीरो आ रही है तो ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, नॉन होमोजेनियस है। डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाती तो ये ट्राइवल सॉल्यूशन हो सकता था, होता उस समय, मतलब अभी ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड को भी सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं, कि कभी क्वेश्चन आ जाएगा उस रूप का। तो ये इसको एक्स वाई जेड बोलते अपन ना, तो 0x प्लस 0y 2z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू हाफ हो जाएगी। फिर 0x 1y 1z इज इक्वल टू 1, तो y प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू हाफ, 1 माइनस हाफ, y की वैल्यू हाफ हो जाएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1x 1y 0z इज इक्वल टू 1, तो ये y इस पर पटअप कर दो, तो x इक्वल टू भी हाफ हो जाएगा। तो तीनों की वैल्यू हाफ है, मतलब जीरो तो नहीं आ रही है ना। यूनिक के सॉल्यूशन और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, अगर ये जीरो हो जाती तो ट्राइवल सॉल्यूशन मानते अपन उस समय होता, मतलब ट्राइवल सॉल्यूशन होता उस समय। इसकी दूसरी मेथड और देखते हैं, क्रैमर रूल्स। इसमें एक चीज़ और देख लो पहले, ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लोग के लिए। ये तो अभी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन पता लग गया। लेकिन अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन रहता है इस समय, मतलब ये 0 0 0 लेते राइट तरफ एलिमेंट, तब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती, डिटरमिनेंट की 0 आती, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती उस समय, तो उस समय अपन बोलते उसको ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब कि जो होमोजेनियस इक्वेशंस होते हैं उस समय केवल उसका जो सॉल्यूशन होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू
जीरो के इक्वल ही आती है, इसे ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। और सबसे बड़ा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो उस केस में अपन उसको ट्राइवल सॉल्यूशन ही बोलते हैं, क्योंकि उस समय वो केवल उसका यूनिक सॉल्यूशन एक ही प्रकार का होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो ही आती है। ठीक है ना। अब इसको अपन दूसरी मेथड से और देखते हैं, क्रैमर रूल से। ये फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1z इजिकल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजिकल टू d2, इस फॉर्म में इक्वेशन दिए रहते, लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस के, सिस्टम लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस। तो ये कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया, इसको ax इजिकल टू b के रूप में लिखते हैं। तो ये हमने इसको पूरे का पूरा d बोल दिया है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम को अगर रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम से तो उसको d1 बोल देते हैं, और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हैं उससे तो इसे d2 बोल देते हैं, और थर्ड कॉलम को d वाले कॉलम से रिप्लेस करते हैं तो इसे d3 बोल देते हैं। ठीक है ना। अगर d डिटर्मिनेंट मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आती है तब हम बोल सकते हैं x इजिकल टू d1 बाई डी, मतलब d1 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय d मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट। ये होगा y d2 बाई डी z d3 बाई 3। इस समय यूनिक की सॉल्यूशन कहलाएगा ये, और उसकी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू कहलाएगी यूनिक की वैल्यू कहलाएगी, और ये सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना। इस समय सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है और ए की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर डी की वैल्यू जीरो आती है और d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो आता है, कोई भी एक नॉन जीरो हो सकता है, d तो जीरो है लेकिन d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो आता है, बाकी सब जीरो हो जाएंगे चला जाएगा, एक नॉन जीरो आता है तो उस समय उससे हम नो सॉल्यूशन मिलेगा उस समय, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना। तीसरा केस ये भी है, अगर सभी जीरो हो जाते हैं, डी जीरो d1 d2 d3 सभी जीरो आता है तो सिस्टम तब भी कंसिस्टेंट होगा, और लेकिन इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना। तो इससे करके देख लेते हैं अपन। तो अपन ने डी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बोल देते, डी बोल देते, कुछ भी बोल देते, तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल दिए, इससे डिटरमिनेंट निकाल चुके थे, दो आ रही थी जो कि नॉन जीरो है, तो इस पे पता लग गया कि यूनिक की सॉल्यूशन होगा यहाँ पे ना। d1 निकालने के लिए क्या कर देते, जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उससे इसको रिप्लेस कर दिए, पहले वाले कॉलम को, ये जाएगा। d2 के लिए भी सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिए, d3 के लिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दिए। d1 निकाले, डिटर्मिनेंट निकाले, 1 आ रही है, d2 निकाले 1 आ रही है, d3 निकाले 1 आएगी, ये भी तीनों ही 1 आ रही है, तीनों के तीनों, मतलब ये तीनों के तीनों 1 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा, x जो होगा, y होगा, z होगा, क्योंकि ये दो है बाकी सब एक एक है तो आधा आधा हो जाएगा सब। x इजिकल टू d1 बाई डी, d1 1/2, y इजिकल टू d1 बटे डी 1/2, z इजिकल टू d3 बाई डी 1/2। यूनिक के सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। ये पता लग गया। तो इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। और मेथड्स होती है लेकिन दो ही मेथड काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक्स।